जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपकी लेखांकन समीकरण की है कि आप लेखांकन समीकरण किस तरह से बनाएं। आरबीएससी का जो फर्स्ट सम है वो लेखांकन समीकरण का है। तो ये आपका फर्स्ट सम है, निम्नलिखित व्यवहारों में लेखांकन समीकरण दर्शाइए। तो पहले मैं आपको इसकी जनरल एंट्री बताऊंगी। जनरल एंट्री सवाल में नहीं कहा है, लेकिन जनरल एंट्री से आपको सवाल में किस तरह से पुटअप करना है वो आपको आएगा। फर्स्ट, लेखांकन समीकरण होता क्या है। तो लेखांकन समीकरण जो होता है वो जो आपकी ऑल असेट्स होती है, ऑल असेट्स बराबर ऑल लाइबिलिटीज, मतलब आपकी असेट्स और लाइबिलिटीज जो होती है वो दोनों इक्वल होती है, वो आपका लेखांकन समीकरण होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले जनरल एंट्री केवल मैं ओरल आपको बोल के बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि दो जगह असर किस तरह से होता है और फिर हम उसको असेट्स और लाइबिलिटीज में किस तरह से लिखते हैं। केस से व्यापार प्रारंभ किया तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, ये एंट्री होती है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। तो इसमें ये जो कैश है वो तो आपकी असेट्स है, तो वो असेट्स में चली जाएगी, और कैपिटल जो है वो आपकी क्या है, लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज में चली जाएगी। इसका असर असेट्स और लाइबिलिटीज में हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है उधार माल क्रय किया। आपने उधार माल क्रय किया तो आपके पास माल तो आया, तो परचेस अकाउंट डीआर टू, लेकिन किसके थ्रू आया, क्रेडिटर, क्योंकि आपके क्रेडिटर लेनदार भी हो गए, तो ये तो आपकी हो गई लाइबिलिटीज और ये आपकी क्या हो गई, स्टॉक, एक तरह से असेट्स हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका नगद माल खरीदा। अब नगद माल खरीदा तो आपके पास माल भी आया और आपके पास से कैश भी गई, तो आपकी एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट या टू कैश। जो आता है उसको आप डेबिट करते हैं और जो जाता है उसको आप क्रेडिट करते हैं, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट एंट्री आपकी उधार माल बेचा। अब आपने उधार माल बेचा तो एंट्री क्या होती है, पहले एंट्री देख लेते हैं हम। तो उधार माल बेचा तो आपके देनदार आ गए आपको, और किसके थ्रू आए, टू सेल्स के थ्रू। अभी सपोज आपने कैश माल बेचा था तो कैश लिख देते, लेकिन अभी देनदार है आपके तो डेबिटर अकाउंट या टू सेल्स आ जाएगा। तो आप इसमें देखना, आप लागत मूल्य का ध्यान रखना। लागत मूल्य वो होता है जो आपने जैसे माल बनाया तो आपकी उस प्रोडक्ट में वैल्यू कितनी लगी, मतलब आपने कोई भी पेन बनाते हो, पेंसिल बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, किसी का भी प्रोडक्ट करते हो, तो आपकी कॉस्ट कितनी आती है। तो आपके जो माल था उसकी लागत थी 24,000 और आपने कितने में बेचा है, 30,000। तो यहाँ पे तो आप 30,000 लिखेंगे, लेकिन इसका असर कहाँ कैसे क्या होगा वो हम उसमें देखेंगे लेखांकन समीकरण में, क्योंकि इसमें 24,000 का माल आप 30,000 में बेच रहे हो, तो 6,000 का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट को आप किस में, आपकी पूंजी बढ़ती है प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट को आप पूंजी में ऐड करते हो, कैपिटल में ऐड करते हो। नेक्स्ट है आपका देनदारों से प्राप्त किराया। देनदारों से प्राप्त किराया कितना है, 13,000। तो प्राप्त हुआ, सॉरी, देनदारों से प्राप्त किए तो आपके पास कैश आई, किसके थ्रू आई, डेबिटर के थ्रू आई, तो कैश अकाउंट डीआर टू डेबिटर। नेक्स्ट है आपका नगद माल बेचा। अभी नगद माल बेचा तो कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। अगर उधार माल बेचा होता तो आप डेटर्स अकाउंट डीआर टू सेल्स कर देते। ठीक है। तो आपके पास कैश आई, किसके थ्रू आई, सेल्स के थ्रू आई। नेक्स्ट है आपका निजी व्यापार हेतु आहरण किया। अब आहरण किया तो एंट्री क्या होगी, मैंने कहा था ड्राइंग का जो नेचर होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है, तो ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश। तो आपकी ड्राइंग आ जाएगी, ये आपकी ड्राइंग जो है, और कैश आपके पास से कैश गई तो कैश में से कम होएगा, और दूसरा ड्राइंग एक तरह से आपकी कैपिटल में से कम होगी। ठीक है, क्योंकि आपने अगर व्यापार से पैसा निकाला है तो आपकी पूंजी कम पड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मजदूरी चुकाई। तो मजदूरी चुकाई आप इसकी एंट्री करेंगे, तो जो भी खर्चे होते हैं उसको आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश, आपने चुकाया तो कैश गई और आपके खाते में वेजेस आया। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका पूंजी पर ब्याज दिया। अब पूंजी पर ब्याज दिया, ये भी एक तरह से खर्चा है आपका, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर, और आपके पास से क्या गई, कैश गई, मतलब फर्म से कैश गई। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर खरीदा। तो आपके व्यापार में क्या आया, फर्नीचर आया, किसके थ्रू आया, कैश के थ्रू, तो टू कैश, तो कैश गई और फर्नीचर आया। फर्नीचर अकाउंट डीआर, जो भी आता है उसको डेबिट, जो जाता है उसको क्रेडिट। सभी खर्चों को डेबिट, और क्या कर रहे हैं, खर्चे तो किसके थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं, तो कैश को क्रेडिट। नेक्स्ट है आपने लेनदारों को भुगतान किया। अगर आप पेमेंट करते तो आपके पास से कैश जाती, आपके खाते में आई क्रेडिटर और आपके पास से गई
कैश। तो ये आपका पूरा जो जनरल एंट्री थी वो क्लियर हो गई। अब जनरल एंट्री से आपको ये पता चला कि इसका जो असर इफेक्ट होगा वो दो जगह होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेखांकन समीकरण। हाँ, तो लेखांकन जो समीकरण होते हैं वो इस तरह से आपका अकाउंट बनता है। अकाउंटिंग इक्वेशन कर आप इस तरह से ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण, नंबर, ट्रांजैक्शन, ये आपकी कॉलम है, ट्रांजैक्शन का कॉलम बनता है। दूसरा बनता है ये पूरा असेट्स का कॉलम है, इसमें आप सारी आपकी असेट्स लिखते हैं, कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, अगर आपने मशीनरी भी है तो मशीनरी। इस सवाल में मशीनरी नहीं है, इस सवाल में केवल कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर है, तो मैंने ये चारों लिखे हैं। ये आपकी ऑल असेट्स इसके अंदर आती है। और उसके बाद में आपका खाता बनता है लाइबिलिटीज का, उसमें आती है आपकी कैपिटल और टू अदर लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटीज होती है वो। इस तरह से आपका अकाउंट बनता है। ये आपका अकाउंट क्लियर हुआ। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन लिखते हैं, सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, क्या क्या हुआ है व्यापार में, अभी आपने देखा सवाल में क्या क्या हो रहा है। आप आपकी किताब को देखते जाएं और सवाल को सॉल्व समझते जाएं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। आप भले से हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में, आपको यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, तो आपने व्यापार प्रारंभ किया तो आपके व्यापार में क्या आई, कैश। तो एक तो कैश कॉलम बढ़ गया, दूसरा ये जो कैश थी वो क्या थी, टू कैपिटल करके लिखा था आपने, तो कैपिटल बढ़ गया, कैश और कैपिटल बढ़ गया। क्लियर, दो जगह इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिटर, तो माल खरीदा, आपने उधार माल खरीदा है कि नगद माल खरीदा, उधार खरीदा है ना। तो सबसे पहले तो आपका क्या हुआ, स्टॉक बढ़ गया। परचेस करा तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, तो स्टॉक कॉलम में आप लिख देंगे 28,000। आपने कैश नहीं खरीदा है ना, तो कैश में कुछ भी नहीं घटेगा। नेक्स्ट, आपके पूरे डायरेक्ट आ जाए आप लाइबिलिटीज में, और लाइबिलिटीज में आप 28,000 आपके देनदार बढ़ गए, ठीक है। आप हर जगह इस तरह से लाइन खींचते हुए जाएंगे तो आपका क्लियर होता रहेगा कि हाँ क्या हो रहा है। अब ये वाली दोनों एंट्रियां हो चुकी है। नेक्स्ट, आपका कैश परचेस, आपने नगद माल खरीदा। जब नगद माल खरीदते तो माल तो बढ़ा आपका, दूसरा क्या हुआ, कैश कम हुई। तो कैश में से तो आप घटा देंगे 20,000 और माल में बढ़ा देंगे 20,000, बस ये दोनों जगह इफेक्ट हो गया। तो आपने 1,40,000 में से 20,000 घटाए तो आप क्या है 1,20,000, और आपने 28,000 में से 20,000 जोड़े, क्योंकि ये स्टॉक बढ़ गया ना, आपने स्टॉक खरीदा तो 48,000। क्लियर है। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल्स, आपने उधार माल बेचा। अब आपने उधार माल बेचा तो माल की लागत मूल्य को तो आप स्टॉक में से घटाएंगे, तो लागत मूल्य कितनी है सवाल में, देखिए आप 24,000 है, 24,000 तो आप स्टॉक में से घटाएंगे। और आपके देनदार, क्योंकि आपने उधार माल बेचा है तो आपके देनदार बढ़ गए, डेटर्स अकाउंट मतलब देनदारों का अकाउंट, तो 30,000 से बढ़े। दूसरा, 24,000 का माल 30,000 में बेचा, तो मैंने बताया था आपको पहले कि इसका 3 जगह इफेक्ट होगा। 6,000 का प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करेंगे, तो ये कैपिटल में ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1,46,000। बाकी जो चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी उतरते जाएगी, जैसे क्रेडिटर हैं कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ तो 28,000 के, डेटर्स हैं 30,000 के, स्टॉक जो था वो आपने सेल कर दिया, 48 का था, 24 का सेल कर दिया तो 24,000 का बचा, और कैश थी वो आपकी 1,20,000 की। ये जो इक्वेशन है आप टोटल हर लाइन के बाद में आप टोटल लगाते रहेंगे। नेक्स्ट, रिसीव्ड डेबिटर, अब देनदारों से प्राप्त हुआ तो आपके देनदार तो कम हो गए, तो देनदार में से तो आप घटा देंगे। दूसरा, देनदारों से कैश प्राप्त हुई है तो कैश बढ़ गई, कैश में आप जोड़ देंगे, 1,20,000 थे उसमें 30,000 और जोड़ दिए तो 1,50,000 हो गए। बाकी सब चीजें एज इट इज थी, इसमें मैंने इसको घटा दिया, 0 आ गया, ये एज इट इज वैसा का वैसे ही है। नेक्स्ट आगे आते हैं कैश सेल्स। अब नगद माल बेचा आपने, तो माल की लागत मूल्य कितनी थी, 6,000। अब सवाल में देखते रहे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 6,000 थी और आपने बेचा कितने में, 8,000 में, और आपने कैश बेचा तो आपकी कैश तो बढ़ गई, तो आप कैश में तो इसको जोड़ देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, आप माल में से 6,000 घटा देंगे, ये भी आपने कर दिया। नेक्स्ट आप आगे आएंगे, 6,000 का माल 8,000 में बेचा, तो मैंने बताया कि जब भी लागत मूल्य दे रखे और फिर आप सेल करें तो आप जो भी प्रॉफिट होगा उसको आप कैपिटल में ऐड करेंगे, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ, कैपिटल में ऐड कर देंगे। कैपिटल 1,46 की थी, 1,48 की हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट आगे आते हैं कैश ड्राइंग आपकी कैश करा है आपने ड्राइंग, तो आप क्या करेंगे, कैश में से घटाएंगे। एक तो आप इसको कैश में से घटाएंगे, दूसरा मैंने क्या बताया था, इसका इफेक्ट कहाँ होता है, कैपिटल में होता है, तो आप कैपिटल में से घटाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया था पेड टू वेजेस, आपने मजदूरी चुकाई, इसका भी इफेक्ट 2 जगह होगा। एक तो मजदूरी चुकाई तो आपकी कैश कम हुई,
कैश कम हुई, आप कैश में से घटा देंगे। नेक्स्ट आप कैपिटल में से घटा देंगे। जो भी आप एक्सपेंसेस करते हैं वो आपका दायित्व होता है, तो वो आप कैपिटल में से घटाते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट ये 600 रुपये घटा दिए। नेक्स्ट है पेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी आपका एक तरह से दायित्व है, आप इसमें से भी घटाएंगे। क्लियर है, इसमें से घटा देंगे 700 रुपये और वापस कैश में से, क्योंकि कैश दिया आपने। और नेक्स्ट आप घटा देंगे इधर कैपिटल में से, क्योंकि ये खर्चा है और आपका दायित्व है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है परचेज टू फर्नीचर। परचेज टू फर्नीचर, तो आप फर्नीचर को 1000 का फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर का मैंने कॉलम बना रखा है। अभी तक इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं हुई थी, ये फर्नीचर खरीदा, इसकी एंट्री हुई। क्लियर है, तो आप इसकी एंट्री कर देंगे 1000 का फर्नीचर खरीदा। और आपने कैश खरीदा है तो कैश में से कम हुआ, इसका 2 जगह इफेक्ट हो गया, एक जगह तो फर्नीचर में और एक जगह कैश में से कम हो गया। तो यहाँ पे कैश घटाने के बाद में आपकी जो कैश आएगी वो आ जाएगी। उसके बाद में बाकी एज इट इज वैसा का वैसा। नेक्स्ट जो लास्ट एंट्री है आपकी पेड टू क्रेडिटर, आपने क्रेडिटर को भुगतान किया, क्रेडिटर को भुगतान किया तो आपके क्रेडिटर कम हो गए। और कितना भुगतान किया आपने वो देखें पहले, तो 20,000 का भुगतान किया है, तो 20,000 रुपये आप इसमें से घटा देंगे कैश में से, क्योंकि आपने भुगतान किया। नेक्स्ट आप 20,000 रुपये घटा देंगे लाइबिलिटीज में से। तो बस ये आपका सम पूरा कंप्लीट है, लेखांकन समीकरण पूरा कंप्लीट है। बस आप इसकी अब घटाने के बाद में कितनी आ रही है कैश देख लेंगे, 1,32,000 आ रही है। और आपका स्टॉक कितने का है, 18,000 का, 18,000 का। डेटर्स आपके रहे नहीं। दूसरा है फर्नीचर जो था, ये डेटर्स में तो भुगतान कर दिया था ना। नेक्स्ट फर्नीचर जो था वो 1,000 का रहा है। ठीक है, ये तो आपकी पूरी असेट साइड की टोटल थी। लाइबिलिटी साइड में आपका है 1,43,300 की तो आपकी कैपिटल है और 8,000 के आपके क्रेडिटर हैं। अच्छा, ये पूरा सवाल हो चुका है। अब आपको ये पूरा सवाल हो चुका है। ये पूरी असेट साइड की टोटल है और ये पूरी लाइबिलिटी साइड की टोटल है, ये तीनों असेट साइड की। अब एक चीज का ध्यान रखना, असेट साइड की और लाइबिलिटी साइड की टोटल दोनों इक्वल आनी चाहिए, तभी आपका सम सही है, अदरवाइज सम सही नहीं है। तो हम देखेंगे कि हमारी असेट्स और लाइबिलिटी साइड की टोटल राइट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैंने लिख रखा है आपके लिए, हाँ, असेट साइड की टोटल है आपकी, कैश है आपका 1,32,300, स्टॉक है आपका 18,000 और फर्नीचर है आपका 1,000। टोटल लगाएंगे तो 1,51,300। नेक्स्ट आप लाइबिलिटीज की टोटल लगाएंगे। लाइबिलिटीज से आपकी कैपिटल थी 1,43,300 की और क्रेडिटर है आपके 8,000 के, इसकी भी टोटल लगाएंगे तो आपके 1,51,300। तो ये आपकी टोटल दोनों इक्वल आ गई, आपका लेखांकन समीकरण राइट है। ओके, ये आपका फर्स्ट सम था लेखांकन समीकरण वाला, वो कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपको लेखांकन समीकरण वाला सेकंड सम बताऊंगी। ओके, थैंक यू।